नमस्कार मेरे सभी विद्यार्थियों। तो जैसा कि इंग्लिश की सेकंड क्लास में मैं आपको बताया था कि कैसे हम एक टेंस को पहचानते हैं कि कौन सा टेंस जो है वो है, और उसको देखकर ही हम लोग बता सकते हैं टेंस को कि वह किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। और जो यहाँ पे मैंने एक चार्ट के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया था, तो अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि पहचान तो हमने कर ली, चलिए ये ट्रांसलेशन है, ये आपको पता चल गया, लेकिन अब कैसे पता चलेगा कि उसमें सहायक क्रिया क्या लगेगी। सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन में उसका होता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जब तक आप लोग नहीं समझ पाएंगे तब तक ट्रांसलेशन आप लोग नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही जानने का प्रयास करेंगे और इस चार्ट के माध्यम से उसी प्रकार समझेंगे जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक एक ट्रांसलेशन को समझा कि उसकी पहचान कैसे है और क्यों पहचान वही है। तो सब कुछ अलग अलग एक एक ट्रांसलेशनों का हम लोगों ने जिक्र किया था, तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक एक ट्रांसलेशन देखेंगे और उसकी सहायक क्रिया क्या क्या लग रही है वो देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जैसे मैंने बताई थी कि ता है, ती है, ते हैं। तो अब उसमें भी अब उसमें सहायक क्रिया जो लगती है यस या यस लगती है, लेकिन ये सहायक क्रिया एक वचन कर्ता अगर दिया रहेगा तभी लगेगी, बहुवचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन जो है जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो और अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी मोटी मोटी बातें जो है जो इसकी हैं उसको आप समझ लीजिए। और अगर आपका टेंस जो है वो इंट्रोगेटिव में है अथवा निगेटिव में है, अर्थात नकारात्मक वाक्य है अथवा प्रश्नवाचक वाक्य है, तब उसमें डज डू का भी प्रयोग आप लोग करेंगे। तो उसी प्रकार से अब हम लोग दूसरा चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गो, वेंट, गान। तो वेंट जो है वो सेकेंड फॉर्म है, ईट, एट, ईटेन, तो एट जो है सेकेंड फॉर्म है। तो इस प्रकार से अगर पास्ट में, अब इसमें चूंकि दो शाखाएं होती हैं कि एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव होता है। तो अफर्मेटिव के लिए जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस था तो यस या यस लगा था, वैसे अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर वाक्य आपका नेगेटिव हो गया या इंट्रोगेटिव हो गया तब वहाँ पर आप लोग डिड का प्रयोग करेंगे, चूँकि डिड ऑलरेडी जो है वो भी सेकेंड फॉर्म ही है। चूँकि यहाँ क्या लिखा हुआ है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ पे डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड, तो यहाँ पे भी जो डिड लगा है वो ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये एक प्रकार से सहायक क्रिया ही है, लेकिन वह सेकेंड फॉर्म में ही प्रयोग किया जा रहा है इस सहायक क्रिया का। तीसरा है फ्यूचर, और फ्यूचर में कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में जो आपकी सहायक क्रिया लगेगी विल और शैल। तो विल और शैल, तो विल किसके साथ लगेगा, शैल किसके साथ लगेगा, ये थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। आई और वी अगर दिया हुआ है तो उसके साथ शैल लगता है, और जो भी दिए हुए हैं एक वचन में हो चाहे वो बहुवचन में हो, उन सभी के साथ आप विल सहायक क्रिया का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कुछ और भी नियम हैं, कभी कभी शैल भी लग जाता है, तो वो कुछ विशेष कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं, वो शर्त तभी बताई जाएगी जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट ट्रांसलेशन पढ़ाया जाएगा आपको, तब वहाँ पे आप देखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया लगती है इज, एम, आर। तो इज लगता है एक वचन के साथ, आई के साथ लगेगा एम, और बहुवचन अगर दिया हुआ है तब उसमें आर सहायक क्रिया लगेगी, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगेगा। तो अब यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा कि जो भी अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर कहीं भी कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हुआ है तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगेगा। ये चीज आप लोग हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी देखिए इसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तीनों ट्रांसलेशनों में आप लोगों ने देखा कि वर्ब के फर्स्ट माने रहा, रही, रहे अगर आप कहीं दिख रहा है तो यह बात याद कर लीजिए कि उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी और साथ में आईएनजी जरूर लगेगा। तो ये इसकी मुख्य बातें हो गई। अब हम लोग तीसरा ट्रांसलेशन देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है
और अब यहाँ पे फिर से एक और बात आ गई कि अगर परफेक्ट ट्रांसलेशन आप देखेंगे तो उसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगेगी। यहाँ पे देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे वो परफेक्ट अगर टेंस दिया हुआ है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल होगी। लेकिन सहायक क्रिया थोड़ी सी जरूर बदल जाती है इसकी। तो अगर वो प्रेजेंट का परफेक्ट है तो हैज या हैव, एक वचन के साथ हैज लगेगा और बहुवचन के साथ हैव सहायक क्रिया इस्तेमाल करेंगे। और अगर पास्ट टेंस है तो उसमें केवल एक सहायक क्रिया है। इसमें ये चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है कि इसमें दो सहायक क्रिया है, केवल एक सहायक क्रिया है हैड, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे हैड। और अगर जो है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो उसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव और शैल हैव, लेकिन वर्ब के थर्ड फॉर्म में आईएनजी आप जरूर इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ट्रांसलेशन में, वह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? तो हैज बीन और हैव बीन इसमें सहायक क्रिया लगेगी और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। चूंकि रहा रही रहे इसमें अंत में आता है तो रहा रही रहे लेकिन समय के साथ दिया रहेगा। तो रहा रही के लिए मैंने बताया था कंटिन्यूअस में कि जब भी रहा रही रहे दिया होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो वहाँ पे कौन सा क्रिया लगेगी? हैड बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगेगा। सिमिलर वे से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर टेंस की हम लोग बात करते हैं तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कौन सा क्रिया लगेगी? विल हैव बीन और शैल हैव बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगेगा। तो संभवतः आपको ये ट्रांसलेशन की सहायक क्रियाएं सभी समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक एक ट्रांसलेशन पे इंडिविजुअली एक एक ट्रांसलेशन लेके ब्रीफली उसके बारे में सारे पैरामीटर्स पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।